जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी सीरीज से संबंधित क्लास नंबर 16 रहेगी। और इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी जो है आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को एक बार सभी साथी अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। वैद्यनाथ मिश्र जी किस कवि का वास्तविक नाम है? बताइए सभी साथी, वैद्यनाथ मिश्र जी किस कवि का वास्तविक नाम है? विकल्प में दिया है मुक्तिबोध जी, नागार्जुन जी, रघुवीर सहाय जी और रामनाथ मिश्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2003 में और पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, उत्तर दीजिए। यह जो क्लास है हर रोज शाम 6 बजे चैनल पर होती है। बिल्कुल सही। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि वैद्यनाथ मिश्र जी जो है नागार्जुन जी का वास्तविक नाम माना जाता है। ओके जी। अगर हम बात करें नागार्जुन जी के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ, नागार्जुन जी का जन्म जो है 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार राज्य के जिला मधुबनी के तरौनी यानी कि सतलखा गांव में हुआ था। 5 नवंबर 1998 ईस्वी को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में इनका निधन हुआ था। ये यानी कि नागार्जुन जी प्रगतिवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी में नागार्जुन नाम से तथा मैथिली में यात्री यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नागार्जुन जी की निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? विकल्प में है पत्रहीन नगनगाछ, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली और युगधारा। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो क्वेश्चन है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, दीजिए उत्तर। यह चारों ही रचनाएं जो हैं नागार्जुन जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही। नागार्जुन जी की खड़ी बोली हिंदी में रचित जो रचना नहीं है उसका नाम है पत्रहीन नगनगाछ, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। पत्रहीन नगनगाछ रचना जो है मैथिली भाषा में रचित है। मैथिली भाषा में रचित है और यह जो है नागार्जुन जी का काव्य संग्रह माना जाता है। इस रचना के लिए नागार्जुन जी को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
अगर हम इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रतन गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, और पका है कटहल। ये जो है नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है। विकल्प में दिया है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक और गुल मेहंदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए, बताइए सभी साथी। नागार्जुन जी की कौन सी रचना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, यह तीनों जो है नागार्जुन जी की रचना मानी जाती है। गुल मेहंदी यह रचना नागार्जुन जी की नहीं है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। गुल मेहंदी रचना जो है केदारनाथ केदारनाथ अग्रवाल अग्रवाल जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उग्रतारा जमनिया का बाबा वरुण के बेटे किसकी रचनाएं हैं। विकल्प में दिया है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन जी और मुक्तिबोध जी। बताइए सभी साथी, यह किसकी रचनाएं हैं। बिल्कुल सही, जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह तीनों रचनाएं जो हैं नागार्जुन जी की मानी जाती है। नागार्जुन जी ने संस्कृत और बंगला भाषा में भी काव्य रचनाएं लिखी है। नागार्जुन जी ने दीपक नामक दीपक नामक मासिक पत्रिका और विश्व विश्व बंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर दास जी के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है। विकल्प में दिया है केदारनाथ अग्रवाल जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मुक्तिबोध जी और नागार्जुन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि नागार्जुन जी। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, इनको यानी कि नागार्जुन जी को आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। नागार्जुन जी ने अपने काव्य में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की है और राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। नागार्जुन जी एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी इनको यानी कि नागार्जुन जी को कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से
कौन सा कथन प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है? 4 विकल्प दिए हैं। सभी साथी जो हैं चारों विकल्प को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रवक्ता परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का नंबर डालकर उत्तर दिया करो। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, यह जो कथन है बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ए विकल्प को देखें तो ध्यान दीजिए, प्रगतिवाद में जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक का सौंदर्य देखने को मिलता है, यह जो कथन है बिल्कुल गलत है प्रगतिवाद के संदर्भ में, यानी कि सही उत्तर है ए विकल्प। ध्यान दीजिए सभी साथी, प्रगतिवाद में कल्पना लोक का कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि प्रगतिवाद तो यथार्थवाद को साथ लेकर चलता है। इस युग के कवियों ने अपने काव्य में जो समाज में व्याप्त था उसे ही वर्णित किया है, यानी कि इस युग के कवियों ने जो समाज में देखा उसे ही अपने काव्य में वर्णित किया है, यानी कि चित्रित किया है। कहने का भाव यह है कि इस युग में कवि वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है, न कि कल्पना लोक में। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन प्रगतिवादी समीक्षक है? विकल्प में दिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर गुलाब राय जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। सभी साथी बताएंगे कि कौन प्रगतिवादी समीक्षक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, प्रगतिवादी समीक्षक है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। ये भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। इनकी प्रमुख समीक्षा कृतियां हैं प्रेमचंद और उनका युग, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति और परंपरा, भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज, इसके साथ निराला की साहित्य साधना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? ए विकल्प में दिया है केदारनाथ अग्रवाल जी, बी विकल्प में हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, सी विकल्प में हैं नागार्जुन जी और डी विकल्प में हैं उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी, कौन सा कवि प्रगतिवादी है? बिल्कुल सही, उपर्युक्त सभी जो हैं प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचनाएं हैं? विकल्प में दिया है
केदारनाथ सिंह जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन जी और मुक्तिबोध जी। बताइए सभी साथी, यह रचनाएं किसकी हैं? बहुत अच्छे, सभी का जो है आंसर बी आ रहा है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती है। अगर हम बात करें युग की गंगा की, तो यह जो है इनका पहला काव्य संग्रह माना जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जन साधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी और मार प्यार की थापे। यह जो है इनके प्रमुख काव्य संग्रह माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है? विकल्प में दिया है आग का आईना, नींद के बादल, बसंती हवा और भ्रम राक्षस। बताइए सभी साथी, क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है? बिल्कुल सही, आग का आईना, नींद के बादल और बसंती हवा, यह तीनों रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती है। भ्रम राक्षस, यह जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है। भ्रम राक्षस रचना जो है मुक्तिबोध मुक्तिबोध जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, यह काव्य पंक्ति किससे संबंधित है? ए विकल्प में है कुकुरमुता से, बी विकल्प में है नींद के बादल से, सी विकल्प में है फूल नहीं रंग बोलते हैं और डी विकल्प में है कहे केदार खरी खरी से। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी। यह काव्य पंक्ति जो है कुकुरमुता से संबंधित मानी जाती है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। कुकुरमुता रचना जो है निराला जी की निराला जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। अगर हम निराला जी की अन्य प्रगतिवादी रचनाओं को देखें तो जिनमें प्रमुख है अणिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना, यह जो है निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस लंबी कविता का संबंध मुक्तिबोध जी से है? विकल्प में दिया है पेसोला की प्रतिध्वनि, असाध्य वीणा, अंधेरे में और राम की शक्ति पूजा। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। दीजिए सभी साथी उत्तर। बिल्कुल सही, मुक्तिबोध जी का जो है अंधेरे में लंबी कविता से संबंध है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। इन्होंने यानी कि मुक्तिबोध जी ने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए
अस्मिता की खोज की बात उठाई है। मुक्ति बोध जी का पूरा नाम है गजानन गजानन माधव गजानन माधव मुक्ति बोध जी। ओके जी। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या है, तो आपने बताना है गजानन माधव मुक्ति बोध जी। अगर हम बात करें पेसोला की प्रतिध्वनि, यह जो है प्रसाद जी की लंबी कविता मानी जाती है। असाध्य वीणा, यह अजय जी की लंबी कविता मानी जाती है। राम की शक्ति पूजा कविता जो है निराला जी की लंबी कविता मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? ए विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में है मुक्ति बोध जी, सी विकल्प में है केशवदास अग्रवाल जी, और डी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। उत्तर दीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? बिल्कुल सही, यह रचना जो है मुक्ति बोध जी की मानी जाती है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भूल गलती और भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचनाएं हैं? विकल्प में दिया है निराला जी, अज्ञे जी, मुक्ति बोध जी और नागार्जुन जी। बताइए यह किसकी रचनाएं हैं? यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, यह दोनों रचनाएं जो हैं मुक्ति बोध जी की मानी जाती है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगर हम इनकी यानी कि मुक्ति बोध जी की अन्य प्रमुख रचनाओं को देखें तो जिनमें प्रमुख है अंतर्दर्शन, आत्म संवाद, भ्रम राक्षस और चंबल की घाटी, यह जो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? विकल्प में दिया है जयशंकर प्रसाद जी, गजानन माधव मुक्ति बोध जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का माना जाता है। यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मुक्ति बोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचनात्मक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को इन्होंने पुनः संशोधित करके कामायनी एक पुनर्विचार के नाम से 1961 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुक्ति बोध जी की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? विकल्प में दिया है एक सौपन कथा, भूल गलती, भ्रम राक्षस और जन्मदिन की धूप में। बताइए सभी साथी, चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? यह जो प्रश्न है प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है।
बिल्कुल सही। एक स्वपन कथा, भूल गलती, भ्रम राक्षस, यह तीनों रचनाएं जो हैं यानी कि कविताएं जो है चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है यानी कि दर्ज है। लेकिन जन्मदिन की धूप में यह कविता जो है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित नहीं है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। जन्मदिन की धूप में यह रचना जो है यानी कि जो कविता है मुक्ति बोध जी की नहीं है। जन्मदिन की धूप में यह कविता केदारनाथ 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 सिंह जी की मानी जाती है और इनके काव्य संग्रह अकाल में सारस में संकलित है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुक्ति बोध जी की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ए विकल्प में है विपात्र, बी विकल्प में है एक साहित्यक की डायरी, सी विकल्प में है भारत इतिहास और संस्कृति, और डी विकल्प में है चांद का मुंह टेढ़ा है। उत्तर दीजिए, क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी, वह कौन सी पुस्तक है मुक्ति बोध जी की जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था? बिल्कुल सही। जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि भारत इतिहास और संस्कृति इस पुस्तक को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस रचना को मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई थी। इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अमोला किसकी रचना है? विकल्प में दिया है मुक्ति बोध जी, त्रिलोचन शास्त्री जी, दिनकर जी और नागार्जुन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी, अमोला किसकी रचना है? बिल्कुल सही। अमोला रचना जो है त्रिलोचन शास्त्री जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। यह त्रिलोचन जी की अवधी भाषा में रचित प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें एक साथ 2700 बरवे मिलते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उत्तर दीजिए। विकल्प में दिया है त्रिधारा, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। बताइए सभी साथी, यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, यह तीनों रचनाएं जो हैं दिनकर जी की मानी जाती है, लेकिन त्रिधारा रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। त्रिधारा रचना जो है सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान चौहान जी की मानी जाती है। अगर हम इनकी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, झांसी की रानी और मिला तेज से तेज। कर लोगे सभी साथी याद।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हारे को हरि नाम किसकी रचना है? विकल्प में दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, मुक्ति बोध जी और दिनकर जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही। हारे को हरि नाम रचना जो है दिनकर जी की मानी जाती है। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? विकल्प में दिया है दिनकर जी, मुंशी प्रेमचंद जी, नागार्जुन जी और मुक्तिबोध जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही। संस्कृति के 4 अध्याय रचना जो है दिनकर जी की मानी जाती है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगर हम दिनकर जी की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, दिल्ली, नीम के पत्ते और नील कुसुम। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिनकर जी की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? विकल्प में दिया है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी और रेणुका। बताइए सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2003 में, प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही। कुरुक्षेत्र रचना को जो है आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। यह यानी कि कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है। इसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन किया गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। ओके जी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह कथन किसका है? विकल्प में दिया है मुक्ति बोध जी, दिनकर जी, नागार्जुन जी और शिव मंगल सिंह सुमन जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह जो कथन है दिनकर जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। यह पंक्तियां जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। ओके जी। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प में दिया है कुमकुम, रश्मि रेखा, कवासी और आह्वान। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
बिल्कुल सही। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि कुमकुम बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह माना जाता है। यह 1936 ईस्वी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम परिणया वेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अगर हम बात करें आह्वान रचना की, यह 1918 ईस्वी को प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। आह्वान रचना का वास्तविक नाम है जीव ईश्वर वार्तालाप। यह आह्वान रचना का वास्तविक यानी कि मूल नाम माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अपलक किसकी रचना है? विकल्प में दिया है बाल कृष्ण भट्ट जी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, नागार्जुन जी और मुक्तिबोध जी। बताइए सभी साथी, क्या उत्तर सही होना चाहिए? बिल्कुल सही। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की मानी जाती है। ओके जी, अगर हम इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख है विनोबा सतवन, उर्मिला, प्राण अर्पण, सृजन की लकीरें, हम विष पाई जन्म के और विप्लव गायन। कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। सभी साथी आज की क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।